हाउ आर यू ऑल? आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे। आज मैं सपना सिंह फ्रॉम पंतनगर म्युनिसिपल इंग्लिश बृहद मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम 6th स्टैंडर्ड के हिंदी विषय में से दूसरी इकाई का अभ्यास करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलिए हम शुरू करें फिर। हाँ, यहाँ पे बहुत सारे रेज हैंड आ चुके हैं, तो इसका मतलब आप सभी रेडी हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछूंगी और आप मुझे उसका उत्तर देंगे। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करें। ओके, आप मुझे बता सकते हैं कि हम कौन से देश में रहते हैं? हमारे देश का नाम क्या है? कौन से हम देश में रहते हैं? हाँ बच्चों, आप मुझे अनम्यूट करके बता सकते हैं कि हम कौन से देश में रहते हैं और हमारे देश का नाम क्या है? भारत। भारत, वेरी गुड। और कौन, क्या क्या बोला जाता है हमारे भारत को? और सोने की कितने चिड़िया, नाम हैं? सोने की चिड़िया, हिंदुस्तान। ओह वेरी, हिंदुस्तान, वेरी गुड बेटा। अच्छा, अभी एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन। हमने अपने 6th स्टैंडर्ड के दूसरी इकाई में से एक कविता भी पढ़ी थी। आप क्या उस कविता का नाम बता सकते हैं जो हमने अपने देश के ऊपर पढ़ी थी? कौन सी थी कविता का नाम जो हमने अपने देश के ऊपर पढ़ी थी? वह देश कौन सा है? वह देश कौन सा है? वेरी गुड बेटा, वह देश, करेक्ट। हमने कुछ दिन पहले ही वो कविता पढ़ी थी कि वह देश कौन सा है। ठीक है बच्चों, तो वह देश कौन सा है जो कविता थी वो हमने कविता के रूप में पढ़ी थी। ठीक है, लेकिन आज हम बच्चों अपने देश की संस्कृति, भाषा, कल्चर, कैसे उसमें कौन कौन से त्योहार क्या होते हैं, तो ये सब चीजें जो हैं हम एक पैसेज फॉर्म में पढ़ने वाले हैं, गद्य रूप में पढ़ने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं और उसके बारे में, अपने देश के बारे में हम लिखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो जो हम लेखन करने वाले हैं तो उस लेखन को क्या कहते हैं? निबंध लेखन, जिसे हम ऐसे राइटिंग कहते हैं। ठीक है, यस टीचर। तो आज हम निबंध लेखन, ऐसे राइटिंग का अभ्यास करेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे और उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? ओके टीचर। ओके, चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। आप सभी अभी म्यूट कर लीजिए बेटा, सभी आप लोग म्यूट कर लीजिए। थैंक यू सो मच। तो बच्चों, आज हम बृहद मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑनलाइन एजुकेशन में निबंध लेखन करने वाले हैं, जो कि वह कविता के स्वाध्याय में से है, वह देश कौन सा है। तो उसके ऊपर आज हम निबंध लेखन करने वाले हैं और उस निबंध लेखन में हमारा जो आज का टॉपिक है, जो विषय है, मेरा देश भारत। ठीक है, अभी सबसे पहले आज का सुविचार, आज का गुड थॉट। अनेकता में एकता ही हमारी शान है, इसीलिए मेरा भारत महान है। हम कहते हैं ना कि हमारा भारत महान है, तो क्यों महान है बच्चों? क्योंकि अनेकता में एकता है, क्योंकि हमारा ही देश एक ऐसा है पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे डिफरेंट शेड ऑफ कलर्स है, मतलब बहुत सारे कलर्स हैं। कलर्स मतलब बहुत सारी भाषाएं, बहुत सारे धर्म, बहुत सारी संस्कृतियां हैं। इसीलिए इतनी विविधताओं में भी एकता है, कि मतलब इतने डिफरेंस होते हुए भी हम सब
में यूनिटी है, तो इसी को कहा जाता है अनेकता में एकता ही हमारी शान है, इसीलिए मेरा भारत महान है। ठीक है बच्चों, आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, बी प्राउड, हमें प्राउड होना चाहिए अपने देश के ऊपर। तो बच्चों, जिस तरह से मैंने आपको पहले ही कहा कि आज हम अपने 6वीं कक्षा के स्वाध्याय की दूसरी इकाई में से वह देश कौन सा है कि पोयम के स्वाध्याय में से ही हम एक निबंध लेखन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अभी निबंध लेखन तो हम करेंगे ही, लेकिन उसके पहले हमें ये जान लेना जरूरी है कि आखिर निबंध की परिभाषा क्या होती है, निबंध आखिर होता क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है। निबंध शब्द नी प्लस बंध से बना है, मतलब बच्चों की जो निबंध है वह एक्चुअल में दो शब्दों से मिलके बना हुआ है, नी प्लस बंध। ठीक है, नी अलग है, छोटा जो नी लगी है मात्रा नी, और प्लस बंध से बना है, जिसका अर्थ है अच्छी तरह से बंधा हुआ, कि मतलब आपको उतने सटीक रूप से लिखना है कि वह पूरी किसी भी टॉपिक के बारे में जो आप लिख रहे हैं, जो भी पैसेज बना रहे हैं, तो वह एकदम स्पष्ट और सटीक होना चाहिए, उसको बढ़ा चढ़ा के लिखा हुआ कभी नहीं, इसलिए इसे कहा जाता है बंधा हुआ रूप। इसकी भाषा विषय के अनुकूल होती है, निबंध की शक्ति है अच्छी भाषा, इसीलिए इसकी जो शक्ति होती है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, उसकी अच्छी भाषा, उसका अच्छा लैंग्वेज होना। भाषा के अच्छे प्रयोग द्वारा ही भावों, विचारों और अनुभवों को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया जा सकता है, कि मतलब अगर आपकी भाषा अच्छी है तो आप अपने इमोशंस, अपने थॉट्स, अपने भावों, विचारों और अनुभवों, मतलब जो हमारा एक्सपीरियंस है, उसे बहुत ही अच्छी तरीके से आप अपनी बात को रख सकते हैं। अभी बच्चों, जो निबंध की परिभाषा है वह बहुत अलग अलग कवियों, लेखकों द्वारा स्पष्ट की हुई है, उन्होंने दी हुई है। तो यहाँ पे हमने 3 एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं। पहला है बाबू गुलाब राय के अनुसार, वो क्या कहते हैं निबंध के बारे में, निबंध का आकार सीमित होता है, जिसमें निजीपन होता है, स्वच्छ और सजीव होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि आप बस लिखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो, ऐसा नहीं। आपकी कुछ तो एक मर्यादा, कुछ तो लिमिटेशंस होती हैं, आपको उसी के अंदर उतने ही उसमें लिखना, उतने ही सेंटेंसेस में लिखना होता है, ऐसा नहीं कि आप लिखते जा रहे हो। दूसरा है आचार्य शुक्ल के अनुसार, अभी ये क्या कहते हैं, यदि गद्य कवियों को कसौटी है तो निबंध गद्य की, कि अगर जो कविता गद्य, गद्य मतलब प्रोस पार्ट, अगर उसमें आता है तो निबंध गद्य, गद्य मतलब पैसेज, ठीक है, उसमें आता है, सॉरी, पोइट्री एंड प्रोज ऐसा है। ठीक है, तो मतलब जो कविता है वो गद्य में आता है, और जो निबंध है वो पद्य में, पैसेज फॉर्म में आता है। अभी जो तीसरा है वो पंडित श्याम सुंदर दास कहते हैं कि निबंध वह लेख है जिसमें किसी गहन विषय पर विस्तार पूर्वक और पंडित्य पूर्ण ढंग से विचार किया गया हो, कि निबंध एक ऐसा लेख है, एक ऐसा जो आप लिख रहे हो, आर्टिकल, पैसेज आप जो कह सकते हैं, उसमें गहन विषय पर, कि मतलब एक पर्टिकुलर विषय पर विस्तार पूर्वक, मतलब बहुत अच्छे तरीके से उसे अच्छे ढंग से उसे रखना आना चाहिए, उसे विचार किया गया हो, कि मतलब उसके बारे में सोच विचार करके लिखा गया हो। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से निबंध की परिभाषा है कि वह बहुत ही सीमित होना चाहिए। दूसरा, वो निबंध जो है हमारे पैसेज फॉर्म में आता है, और तीसरा कि यह अच्छे सोच विचार करके उसे प्रेजेंट, उसे लिखा जाता है। अभी देखिए निबंध के 3 प्रकार होते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो 3 प्रकार इसलिए है क्योंकि हमारी जो हिंदी सुलभ भारती होती है, इसीलिए हमें फिलहाल 3 ही प्रकार हैं, नहीं तो एक्चुअल में 5 प्रकार होते हैं, लेकिन हम आज 3 ही प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला होता है भावनात्मक, दूसरा विचारात्मक और तीसरा वर्णनात्मक। भावनात्मक में बच्चों की भावनात्मक निबंध में भाव की प्रधानता होती है, भाव के ऊपर होता है। विचारात्मक निबंध में विचारों की प्रधानता, मतलब
सोच विचार करके लिखा जाता है। और वर्णात्मक निबंध में वर्णों की प्रधानता की मतलब सेंटेंसेस जो प्रेजेंट करने आना चाहिए। अभी देखिए ये तीन के ऊपर हम थोड़ा सा डिटेल जाते हैं। भावनात्मक निबंध में लेख की भावों हृदय रोग को दर्शाया जाता है। जैसे कि बच्चों अगर आप किसी भी टॉपिक पे इमोशनली अटैच है, मतलब उसके ऊपर आप मतलब बहुत भावों से लिख रहे हैं, तो वो आपके भावनात्मक निबंध में आएगा। जिस तरह से यहाँ उदाहरण दिया हुआ है देश प्रेम, परोपकार, राष्ट्रभाषा की। अभी देखिए जब हम अपने देश से बहुत भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, इमोशनली जुड़े हुए हैं, इसीलिए हम जब अगर उस इन विषयों पर निबंध लिखेंगे तो वह निबंध हमारा भावनात्मक निबंध होगा। ठीक है। विचारात्मक निबंध, इस निबंध में विचारों और चिंतन की प्रधानता होती है। इन निबंध को लिखना काफी कठिन होता है। जैसे कि विचारात्मक मतलब कि अगर आप कोई बहुत सेंसिटिव, जैसे कि बहुत ही ऐसा आपका विषय है जो सोसाइटी के ऊपर, समाज के ऊपर प्रहार करने वाला हो, या आप उसको लिखते लिखते बहुत ही आपको सोचना पड़ रहा हो, तो ये जो निबंध है वो विचारात्मक निबंध में आते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। विधवा विवाह, ईश्वर, आत्मा आदमी की निबंध। इस तरीके से मतलब देखिए विधवा विवाह कितना इमोशनल टॉपिक है, तो बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। देखा जाए तो कि इसके ऊपर हमें कुछ भी नहीं लिख सकते, बहुत सोच विचार करके लिखना होता है। ईश्वर, आत्मा आदमी की, तो इस तरीके से मतलब जो हमें बहुत सोच के लिखना पड़े तो वो होता है विचारात्मक। वर्णात्मक, अभी इसका तो बहुत आप लोगों के लिए बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है कि अगर आप कहीं घूमने गए हैं और घूमने के आने के बाद अगर आप उस जहाँ पे घूमने गए हैं वहां के बारे में आप किसी को बता रहे हैं और या तो लिख रहे हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? वर्णात्मक की मतलब किसी भी गए हुए स्थान, देखा हुआ कोई प्रदर्शनी या कोई भी मतलब ऐसे जो जगह है और आप वहां से आने के बाद उस चीज के बारे में लिख रहे हैं, बता रहे हैं, तो वह आपके वर्णनात्मक निबंध में आएगा। उस निबंध को बोलते हैं जिसमें घटना, वस्तु, स्थान का वर्णन होता है, जिसे कि हम वर्णन करते हैं, उनका प्रेजेंट करते हैं उसे। जिन निबंध से किसी चीज का चित्रण आंखों के सामने आ जाता है। अभी बच्चों देखिए अगर हम कहीं घूमने गए हैं और वहां से आने के बाद अगर हम अपने पिकनिक के बारे में या किसी प्रदर्शनी के बारे में अगर हम बता रहे हैं, किसी इवेंट के बारे में हम बता रहे हैं, तो देखिए हम पूरा हमारे जो सोच में वही जगह की पूरी जो चित्र है घूमने लगती है। ठीक है, कि हमने पिकनिक में क्या क्या किया था, हमने ऐसे किया था, हमने वैसे किया था, हम अपने फ्रेंड के साथ ऐसे घूम रहे थे, हमने ये मस्ती की, तो पूरा हमारे दिमाग में वही जो पूरे पिक्चर से आ जाते हैं, तो इसीलिए यह वर्णनात्मक निबंध में आता है। ठीक है बच्चों। अभी यहाँ पे देखिए उदाहरण दिया हुआ है क्रिसमस, ताजमहल, गणतंत्र दिवस, या तो उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है पिकनिक का वनडे, जहाँ पे भी आप गए हो तो उसे ले सकते हैं। ठीक है। अभी देखिए निबंध लिखते वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हमें बातें ध्यान में रखनी होती है, तो वह क्या है? अच्छा निबंध लिखने की निम्नलिखित बातें ध्यान में रखें। एक सूत्रता निबंध का आधार है। यहाँ एक सूत्रता से तात्पर्य दिए गए विषय को क्रमानुसार और सुव्यवस्थित ढंग से लिखने से है। जैसे कि बहुत ही एक सूत्रता मतलब ऐसा नहीं, आप अगर किसी एक अगर आप संस्कृति के बारे में लिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि संस्कृति के बारे में लिखते लिखते आपका 2 वाक्य ऊपर आ गया, 2 वाक्य आपका तीसरे पैराग्राफ में चला गया, ऐसा नहीं। अगर आप संस्कृति के बारे में लिख रहे हैं तो वहीं पे आपको 2 से 3 वाक्य जो भी लिखना है वो वही उसी पैराग्राफ में आके खत्म हो जाना चाहिए। तो उसकी एक सूत्रता और विषय को क्रमानुसार की मतलब जो उसके सब टॉपिक्स हैं उसी के बारे में उसको क्रम से लिखने आना चाहिए। अपने विचारों को क्रमानुसार सुव्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए निबंध लेखन के पूरे विषय पर भली भांति विचार कर लेना चाहिए। एक सूत्रता के लिए सबसे पहले निबंध को शीर्षक पॉइंट्स में बांट लेना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये जो है निबंध लिखते वक्त ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि उसके पॉइंट्स में बांट लेना। ठीक है। इन शीर्षकों को उप शीर्षकों में बांट लेना चाहिए कि आपका जो भी पॉइंट है, जैसे कि आपका टॉपिक है, उस टॉपिक के हिसाब से उसके रिलेटेड हमारे और कितने भी सब टॉपिक्स हो सकते हैं
और जैसे कि अभी भारत देश है तो उसकी संस्कृति, उसकी भाषा, उसकी लोकतंत्रता, तो इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट्स में, सब पॉइंट्स में बांट लेना चाहिए। उप शीर्षकों में न बांट पाओ तो कम से कम निबंध को आरंभ, इंट्रोडक्शन, मध्य भाग, बॉडी, उपसंहार, कंक्लूजन, इन 3 शीर्षकों में बांटना पर्याप्त है। अभी जैसे कि आप लोग अभी फिलहाल जो निबंध लिखते हैं तो आपको कुछ कुछ 2-3 लाइन की एक पॉइंट्स मुद्दे दिया जाता है, तो उन मुद्दों को ही क्या कहा जाता है, सब टाइटल्स, मतलब उसके सब टॉपिक्स में। और खास करके जो निबंध है उसके 3 भाग होते हैं, आरंभ, इंट्रोडक्शन, मध्य भाग, बॉडी जो उसका मेन कंटेंट, और उपसंहार मतलब कंक्लूजन जो उसका क्लोजर, जो एंड होता है, जहाँ पे खत्म होता है। तो अभी देखिए, इसमें लिखने के लिए अगर हम निबंध लिख रहे हैं तो हमें किस चीजों का खास करके ध्यान रखना चाहिए? भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरा, शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। विचारों की पुनरावृत्ति से बचना चाहिए। लिखने के बाद उसे पढ़िए, उसमें आवश्यक सुधार कीजिए। आप अगर लिख चुके हैं तो एक बार सबमिट करने से पहले या किसी को देने से पहले आप एक बार उसको खुद ही पढ़ लीजिए। भाषा संबंधित त्रुटियां दूर कीजिए। अगर आपको कुछ लिखते समय कुछ शब्द गलत आ गए हैं या सेंटेंस, आपका जो वाक्य है वो ठीक से नहीं बन पाया है, तो आप उसको ग्रामेटिकली करेक्ट कर सकते हैं। वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए, मतलब जो आपका लिखने का जो तरीका है वह काफी अच्छा होना चाहिए। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग किया जाना, जैसे हम पंक्चुएशन कहते हैं बच्चों, तो वो कहाँ पे कॉमा आना चाहिए, कहाँ पे अल्प विराम, कहाँ पे फुल स्टॉप, वो कुछ चीजों का बराबर से ध्यान रखना चाहिए। कोई उपयुक्त कथन याद हो तो उसे यथास्थान जोड़ना चाहिए, कि अगर उसकी जगह पे कोई अगर बराबर से, अगर हम जो हम लिख रहे हैं उसके बारे में हमें अगर कोई खास करके कोई अगर जानकारी है तो उसे हम सही जगह पे उसे जोड़ना चाहिए। ठीक है। अभी बच्चों देखिए, आज जैसे मैंने आपको बताया था कि आज जो हमारा निबंध लेखन का जो टॉपिक है वो है मेरा देश भारत। तो उसमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं और इन्हीं पॉइंट्स को हम फॉलो करने वाले हैं। पहला है मेरे देश का नाम, अन्य नाम, स्थित, अनेक भाषा, बोलियां, अन्य जाति धर्म, एक है, धर्मनिरपेक्ष, सभ्यता संस्कृति, पूरे दुनिया में सम्मान, अनेक संत एवं महात्मा, लोकतंत्र देश, आजादी, स्वतंत्रता, संविधान, दुनिया में लोहा, आत्मनिर्भर, प्यार और गर्व। तो हम इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए अपना निबंध लिखेंगे। ठीक है बच्चों। अभी देखिए, सबसे पहले है मेरे देश का नाम। तो जो बच्चों हम पहला जो टॉपिक लेने वाले, टॉपिक मतलब हमारा देश के अंदर जो हम सबसे पहले ये जो मुद्दे हम फॉलो करने वाले हैं उसे देखने वाले हैं, तो उसमें सबसे पहला है मेरे देश का नाम। ठीक है। तो अभी देखिए, आप मुझे बता सकते हैं कि मेरे देश के कितने अलग अलग नामों में बोला जाता है? आप अनम्यूट करके मुझे बता सकते हैं, तो उसके हिसाब से हम एक एक पॉइंट लेंगे, उसके बारे में हम पिक्चर को देख के चर्चा करेंगे और फिर हम अपना पैसेज बनाएंगे। ठीक है। बता सकते हैं बच्चों कि हम हमारे देश को किन किन अलग अलग नामों से जाना जाता है? हाँ बेटा। अभी देखिए, मेरे देश का नाम भारत है, इसीलिए इनको कई नामों से पुकारा जाता है। हिंद, हिंदुस्तान, इंडिया। मेरे देश का नाम अनेक है, लेकिन इतना बड़ा देश होने के बावजूद यहाँ के नागरिक एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है। अभी देखिए, वहां पे सिर्फ एक सब पॉइंट था, मेरे देश का नाम। तो उस मेरे देश के नाम को, उस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए हमने ये 3 वाक्य बना लिए कि मेरे देश का नाम भारत है,
इसीलिए इसको कई नामों से पुकारा जाता है। हिंद, हिंदुस्तान, इंडिया, मेरे देश के अनेक नाम हैं, इसीलिए इतना बड़ा होने के बावजूद यहाँ पे नागरिक मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया कि जो मुद्दे हैं किस तरीके से हमें उसे लेना है। एक मुद्दे को ध्यान में रखते हुए उसी मुद्दे के आधारित हमें 2 से 3 वाक्य बनाने हैं। ठीक है बच्चों, अभी देखिए, अभी ये कहाँ स्थित है। तो अभी सबसे पहले हमें इस पिक्चर को देखना है कि कहाँ पे स्थित है। तो इसके आजू बाजू में आप देख पा रहे हैं, तो चीन है, थाईलैंड है, दक्षिण कोरिया है ऊपर की तरफ, और उसके बाजू में सटा हुआ जो हमारा भारत देश का आपको मैप दिखाई दे रहा है, एक हमारे झंडे का भी चित्र वहां पे लगाया हुआ है। तो इस तरीके से हमें बताना है बच्चों की वो कहाँ स्थित है। ठीक है, तो वह कहाँ स्थित है? भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। यह पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत भौगोलिक दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको एक एक पॉइंट लेना है और उस पॉइंट से ही आधारित आपको अपने वाक्य बनाने हैं। ठीक है, आप मुझे यस करके बता दीजिए कि आपको समझ में आ रहा है कि हमें किस तरीके से एक एक पॉइंट लेके उसे एक्सप्लेन लिए और उसके आधारित 2 से 3 वाक्य बनाएं। आप मुझे यस करके बता सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपको आप रेस हैंड का भी टैब यूज कर सकते हैं, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, अभी देखिए, अभी यहाँ पर है अनेक भाषा बोलियां। ठीक है, अभी आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि बहुत सारी अलग अलग भाषाओं बोलने वाले लोग हमारे साथ भारत देश में एक साथ हम सभी रहते हैं। किसी की भाषा पंजाबी होती है, किसी की हिंदी होती है, किसी की मराठी होती है, किसी की गुजराती होती है, और ऐसे अलग अलग धर्म से जुड़े हुए लोग हमारे साथ एक साथ हम सभी एक देश में रहते हैं। तो आपको ये पिक्चर देख के समझ में आ गया कि देखिए, जिस तरह से इंडिया का मैप बनाया हुआ है उसी तरीके से अलग अलग बोली, भाषा, जाति, धर्म के लोग अलग अलग से वहां पे मैप में ही प्रदर्शित किए हुए हैं। किस तरीके से देखिए कितना सुंदर लग रहा है, अलग अलग कलर के, अलग अलग रंग के, अलग अलग भाषाओं संस्कृति के लोग एक ही साथ हमारे भारत देश के मैप में हैं। तो अभी इसी के आधारित अगर हम कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे तो किस तरह बनाएंगे? यहाँ पे सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। मेरे भारत देश ने हर धर्म, भाषा और संस्कृति को अपनाया है। मेरा भारत देश कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक है। यहाँ पे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और कावेरी जैसी पवित्र नदियां बहती हैं। मेरा भारत देश बहुत विशाल देश है। यहाँ पे अलग अलग संस्कृतियों और भाषाएं बोली जाती हैं, फिर भी यहाँ के लोग खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी हमने यहाँ पे अपना अगला जो पॉइंट था वह भी कर लिया कि अनेक भाषा, बोलियां और जाति धर्म। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आ गया? ओके, चलिए फिर अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी जो हमारा अगला जो मुद्दा है वह है धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, अभी धर्मनिरपेक्ष में देखिए कि यहाँ पे किस तरीके से एक पिक्चर दिखाया हुआ है। तो आप में से कोई मुझे बता सकता है कि ये धर्मनिरपेक्षता का जो यह जो चित्र है इससे आप क्या समझ पा रहे हैं? आप मुझे बता सकते हैं बच्चों?
बेटा अपना माइक म्यूट कर लीजिए। ओके, थैंक यू। धर्मनिरपेक्षता, यहाँ की यह जो पिक्चर है आपको देखते ही इसकी जानकारी मिल जाएगी कि जिस तरीके से देखिए एक जगह हाथ जोड़ा हुआ है और एक जगह करके उसमें सारे जितने भी हमारे धर्म हैं उनका पिक्चर दिया हुआ है। तो धर्मनिरपेक्षता मतलब कोई भी धर्म ऊंचा नहीं है, कोई धर्म नीचा नहीं है। हमारे देश में सभी धर्म एक समान है, सबको उतनी ही इम्पोर्टेंस है, सबको उतनी ही महत्व दी गई है। तो इसी इतने बड़े वाक्य को बोलने की जगह पे हम बोल सकते हैं कि हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता है, कि हमारे देश में सभी धर्म एक समान है। ठीक है, तो अभी इसी पिक्चर से हम अपने को सेंटेंस बनाएंगे। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में घोषणा के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यह एक खास धर्म, जाति, धर्म, जन्म की, सेक्स या जगह के सदस्यों के खिलाफ भेदभाव है। मतलब कि यहाँ पे सब जितने भी हमारे धर्म है वह सब एक है। अभी देखिए हमारा जो अगला जो मुद्दा है वह है सभ्यता संस्कृति। पूरे देश में सम्मान और अनेक संत एवं महात्मा। ठीक है, अभी देखिए जिस तरीके से अभी तक हमने अपने कितने मुद्दों को कर लिया। हमारे देश के अलग अलग नाम, वह कहाँ पर स्थित है, अनेक भाषाएं, जाति धर्म के लोग साथ में रहते हैं। हमारा जो देश है वह धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पे बहुत सारी सभ्यता संस्कृति होने के बावजूद अनेकता में एकता है। ठीक है, तो अभी देखिए ये जो पिक्चर दिया हुआ है, आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में शुरू से ही ऋषि मुनियों संतों का कितना अधिक महत्व रहा है और उन्होंने ही हमारे देश की संस्कृति की नींव रखी है। हाँ, जैसे कि उनका आदर सम्मान, उनके द्वारा लिखी हुई बातें जो हम आज भी पढ़ते हैं और अपने घरों में, अपने समाज में उन चीजों को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यही राम और कृष्ण ने जन्म लिया था, यही वेदों का ज्ञान ऋषि मुनियों ने पाया था। यहाँ की स्त्रियों ने अपने कर्तव्य पालन को ही अपना धर्म समझा था। सीता, दुर्गावती, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई आदि महान नारियां इसी भारत में जन्मी थी। यह वह देश है जहाँ गंगा, यमुना, सतलुज, व्यास, कृष्णा, कावेरी निरंतर अपने जल से सारे भूभाग को सींचती रहती हैं। गंगा नदी को तो उसकी पवित्रता के कारण देव नदी के नाम से जाना जाता है। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि कितने अलग अलग ऋषि मुनि संत जो हमारी ये नारियां भी हैं, जो जैसे कि नारियां मतलब अपनी लेडीज, औरतों को नारी कहा जाता है हिंदी में। तो उन्होंने भी अपने अपने काल में अपना कर्तव्य निभाया अपने देश के लिए, अपने उस समय की चल रही चीजों के लिए। तो इस तरीके से इनका भी बहुत बड़ा भाग है हमारे देश की संस्कृति में। ठीक है बच्चों, अभी देखिए इसके आगे जो है लोकतंत्र देश, आजादी, स्वतंत्रता। अभी आप सभी जानते हैं कि अभी देखिए हमने कहाँ से शुरू किया था कि हमारे भारत देश को क्या बोला जाता है, कहाँ स्थित है, हमारे देश की संस्कृति, धर्मनिरपेक्षता, उसके बाद हमने ऋषि मुनि के बारे में पढ़ा। अगर ये सब होने के बावजूद और अगर हम अपने क्रांतिकारियों के बारे में नहीं पढ़े तो फिर ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमारे भारत देश के को आगे बढ़ाने और उसे आजादी दिलाने के लिए जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स, जो कि स्वतंत्रता सेनानी लोगों ने जितने अपने लहू बहाए हैं, तो उसके बारे में भी चर्चा करना यहाँ पे जरूरी है। तो ये देखिए अभी यहाँ पे आप पिक्चर देख पा रहे हैं, सबके अलग अलग, लोकमान्य तिलक जी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, सोनिया गांधी। तो इस तरीके से बहुत सारे जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके पिक्चर यहाँ पे दिए हुए हैं और इसी पर आधारित हमें 2 से 3 वाक्य बनाना है। मेरा भारत देश विश्व में जनसंख्या की दर से
दूसरे स्थान पर है और सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो बेटा बच्चों हमारा देखिए जो अगला जो ये था मुद्दा, लोकतंत्र देश। लोकतंत्र मतलब यहाँ पे सबको अपने बोलने की आजादी, करने की आजादी है, जहाँ पर सभी को बराबर का अधिकार मिलता है। यहाँ पर अगर कोई गलत कार्य करता है तो उसके लिए न्यायिक व्यवस्था है, जो कि बहुत अच्छी व्यवस्था है। न्यायिक मतलब कि आपको अगर आपने कुछ गलत काम किया है तो आपको कोर्ट से, मतलब वहां से न्यायिक मतलब वहां से आपको जजमेंट आती है, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी व्यवस्था है। अभी देखिए, मेरे भारत देश की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, जिसको सब विदेशों में भी पढ़ा जाने लगा है। इस देश में भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान, राजगुरु जैसे कई क्रांतिकारी हुए, जिन्होंने हमारे देश को आजादी दिलाई है। आज भी उनके उसूलों की मिसाल दी जाती है, जो उनके कोटेशन से आज भी हमारी मिसाल है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमें एक एक अपने पॉइंट को, मुद्दे को एक्सप्लेन करना है। अभी देखिए, अभी हमारा जो दूसरा जो मुद्दा है वह है आत्मनिर्भरता का। आप सभी जानते हैं कि अभी ये जो कोविड की टाइम चल रही है, तो उसमें हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री, हमारे देश के जो सरकार है, उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। तो ये जो पिक्चर है ये है आत्मनिर्भरता, जो हम अपने ऊपर, खुद के ऊपर काम करें, निर्भर रहे, हम दूसरों के ऊपर डिपेंड ना रहें। अभी देखिए उसमें है भारत अभियान का नाम दिया। भारत के प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी का कहना है कि इसे बड़े राहत पैकेज से भारत में लोगों को कामकाज करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यह कोशिश की जाएगी कि अगले कुछ सालों में भारत अपनी जरूरत की अधिकतर चीजों के लिए खुद पर निर्भर रहे, न कि बच्चों दूसरों पे निर्भर रहे। इस हिसाब से अभियान का नाम आत्मनिर्भर भारत अभियान रखा गया है। तो यही जो है हमारा आत्मनिर्भरता मतलब खुद के ऊपर, खुद की पैदावार करना, खुद के ऊपर निर्भर रहना। ठीक है, अभी देखिए संविधान, ये जो है पिक्चर बच्चों ये हमारे संविधान का है, जिसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और ये बहुत ही महत्व वाला मुद्दा है कि अभी इसके ऊपर अगर हम वाक्य बनाते हैं तो हम क्या बनाएंगे। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है, जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ, मतलब उसे फॉलो करना चालू कर दिया गया था। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। यह बहुत ही लंबा संविधान भी माना जाता है हमारे संविधान को पूरे विश्व में। ठीक है बच्चों, अभी देखिए, अभी अगला है प्यार गर्व, कि हमें अपने देश पे हमेशा क्या होना चाहिए, हमें प्यार करना चाहिए, हमें हमेशा गर्व होना चाहिए कि वी आर इंडियंस, कि हम अपने देश के नागरिक हैं। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे देश में रहता हूँ या रहती हूँ जहाँ एक का इतिहास बहुत बड़ा है। यहाँ पे कई पराक्रमी व्यक्तियों ने जन्म लिया है। यहाँ की प्रकृति भी बहुत विशाल और सुंदर है। यहाँ पर हर नागरिक को अपनी बात कहने का हक है, जो कि बहुत बड़ी बात है। मेरा भारत संसार के सभी देशों में सबसे महान देश है। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से हमें एक एक मुद्दा लेना है और उस मुद्दे को बताते हुए हमें अपना निबंध लिखना है। तो अभी बच्चों हमने जिस तरीके से एक एक मुद्दा लिया और उस मुद्दे पर आधारित हमने कुछ वाक्य बनाए, ठीक है। अभी देखिए, अभी यह जो आप देख पा रहे हो चित्र, यह एक पूरा कंप्लीट एक निबंध है, जो कि मेरा देश भारत पे लिखा हुआ है। तो अब इसके बारे में हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं। मेरे देश का नाम भारत है। भारत को इंडिया तथा हिंदुस्तान नाम से भी जाना जाता है। मेरे देश की जनसंख्या लगभग 1 अरब 30 करोड़ है। यहाँ अनेक, अभी जो जनसंख्या जो और चेंज हो चुकी है, यहाँ अनेक भाषाओं और बोलियों को बोलने वाले लोग निवास करते हैं। मेरा देश धार्मिक विविधता वाला देश है। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, मुस्लिम आदि धर्मों को यहाँ एक समान दृष्टि से देखा जाता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत की सभ्यता और संस्कृति दुनिया भर में विख्यात है।
इसी से अभिभूत होकर लाखों विदेशी नागरिक प्रति वर्ष यहाँ घूमने के लिए आते हैं। भारत के नागरिकों को आशा है कि मेरा देश फिर से अपने प्राचीन गौरव को हासिल कर सकेगा और एक दिन विश्व गुरु बनेगा। मैं अपने देश से बहुत प्यार करती हूँ। तो अभी देखिए यहाँ पे 2 वाक्य दिए हुए हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, यह गुलसिता हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा। तो अभी बच्चों आप इस तरीके से अपने 12 से 15 वाक्यों सेंटेंसेस में भी अपना ये निबंध लिख सकते हैं और एक शॉर्ट तरीके से अपने भारत देश की महानता के बारे में बता सकते हैं। ठीक है। और कोई भी निबंध लिखते समय अगर आपको अपना निबंध और प्रभावी ढंग से अगर करना हो, लिखना हो, तो आप उसी से रिलेटेड 2 वाक्य 2 पंक्ति लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। अभी देखिए एक हम लेट्स रिवाइज कर लेते हैं कि निबंध क्या है। नी प्लस बंध से बना हुआ, अच्छी तरह से बंधा हुआ। आपने हमने 3 डेफिनेशन भी देखे। उसका लिमिटेड सीमित आकार होता है। यह पैसेज फॉर्म में गद्य फॉर्म में लिखा जाता है। इसे बहुत ही सोच समझ के और प्रभावी ढंग से लिखा जाता है। और हमने इसके 3 प्रकार देखे बच्चों, भावनात्मक, विचारात्मक और वर्णनात्मक। भावनात्मक, अगर हम भावना से लगे हुए किसी विषय पर अगर निबंध लिख रहे हैं तो भावनात्मक होगा। अगर हम किसी भी बहुत सोच विचार किसी सेंसिटिव टॉपिक पर लिख रहे हैं तो वो विचारात्मक होगा। और अगर हम किसी भी वस्तु घटना को प्रेजेंट करते हुए उसके बारे में सोच करके लिख रहे हैं तो वह वर्णनात्मक होगा। तो हमने यहाँ पे 3 टाइप्स के निबंध देखे। अभी बच्चों है बात, कुछ हम प्रश्न देखेंगे। ठीक है बच्चों। तो अभी आप फटाफट अनम्यूट कीजिए और इसका उत्तर दीजिए। यहाँ पे उत्तर देने के लिए आपको ऑप्शंस दिया हुआ है, आपको बस चूज करना है कि कहाँ पे कौन सा उत्तर आएगा। पहला प्रश्न है, डैश शब्द से नी प्लस बंध बना है जिसका अर्थ है अच्छी तरह से बंधा होना। तो बच्चों यहाँ पे कौन सा वाक्य आएगा? हाँ बेटा, निबंध। निबंध। वेरी गुड। तो ये जो है पहला है निबंध। दूसरा, पिकनिक में एक दिन, यह डैश निबंध का प्रकार है। आप बता सकते हैं वह वर्णनात्मक है, भावनात्मक है या विचारात्मक है। हमने पहले ही कहा था कि अगर हम किसी जगह वस्तु को अगर प्रेजेंट कर रहे हैं तो वो कौन सा टाइप होगा, कौन सा निबंध का प्रकार होगा? भाव या विचारात्मक या वर्णनात्मक? वर्णात्मक। वर्णात्मक। वर्णनात्मक। वेरी गुड बेटा, ये है दूसरा, वर्णनात्मक। तीसरा जो प्रश्न है निबंध के, आज हमने डैश प्रकार पढ़े। आज हमने कितने प्रकार पढ़े बच्चों? 3 प्रकार। 3 प्रकार। वेरी गुड। तो ये जो है तीसरा है। देश प्रेम पर निबंध लिखना, यह निबंध का डैश प्रकार है। अभी 2 ही ऑप्शन बचे हैं, भावनात्मक या विचारात्मक। देश प्रेम पर निबंध लिखना। भावनात्मक। भावनात्मक। हाँ। बेटा किसी ने विचारात्मक कहा तो वो बेटा भावनात्मक आएगा, क्योंकि ये जो है हम जब इसके ऊपर निबंध लिखते हैं तो ये हम बहुत ही भाव से जुड़े हुए निबंध लिखते हैं। समय का सदुपयोग निबंध का डैश प्रकार है। विचारात्मक। विचारात्मक। ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ठीक है, ये हो चुके हैं। अभी जो आपका होमवर्क है बच्चों, मेरा पसंदीदा त्योहार विषय पर 12 से 15 वाक्यों में निबंध लिखिए। अभी यहाँ पे देखिए पॉइंट्स दिया हुआ है, आपको एक एक पॉइंट ले करके उसी पर आधारित वाक्य बनाने हैं और मेरा पसंदीदा त्योहार इस पर निबंध लिखना है।
और वह 12 से 15 वाक्यों सेंटेंसेस में लिखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यह आपका होमवर्क है। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, देन वी विल मीट इन अ नेक्स्ट पीरियड। थैंक यू बच्चों, ठीक है, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे एट होम। थैंक यू सो मच, बाय बाय।